अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 37 को डिस्कस करेंगे इको 401 का। तो इसमें उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिटरमाइन करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कैपिटल अकाउंट को तो डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट को हम कैसे ज़्यादा कम बना सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा बना सकती हैं। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैंने हाईलाइटेड की हुई हैं। तो करंट अकाउंट को ज़्यादा करने के लिए द अट्रैक्टिव ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स इन्वायरमेंट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आपके पास ये है कि आप अपनी जो आपके पास है करंट अकाउंट उसको ज़्यादा करने के लिए आपके पास क्या चीज़ होगी, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जराइम की इशारा कम होनी चाहिए। बाकी ये है कि आपके पास अदल इंसाफ होना चाहिए। तो इस किस्म की जब आपके पास अच्छा एक माहौल, साजगार माहौल होगा तो बैर के इन्वेस्टर आपकी मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह आपका जो है वो कैपिटल अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे द मोर फेवरेबल इंटरनेशनल कंडीशन बैरोइंग। ठीक है, तो बैर के लोगों के लिए यहाँ पे आपके पास मोर फेवरेबल कंडीशन होगी बैरोइंग के लिए। मोर इजीली कैन अ कंट्री रेड फॉरिजन डेबिट्स। ठीक है, उसके बाद कंडीशन नंबर 3 यहाँ पे दी गई है। सॉरी, पॉइंट नंबर 3 ये कंडीशन तो नहीं है ये यहाँ पे। ए फॉरिजन इंटरेस्ट रेट इज़ लोअर देन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और फॉरिजन इंटरेस्ट रेट से की निस्बत ज़्यादा होगा, डोमेस्टिक कम होगा। ठीक है, फ्रीजन एक्सचेंज रेट आर लोअर देन डोमेस्टिक रेट। ठीक है, जब फ्रीजन में इंटरेस्ट रेट कम होगा आपकी निस्बत, तब जाके आपके पास इन्वेस्टर आएंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है कि आपके पास इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और फ्रीजन में कम होगा, तो तब जाके आपके पास एक अच्छा माहौल बनेगा। तो बाकी यहाँ पे क्या चीज़ है कि नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कंपेटिटिवनेस ऑफ पाकिस्तानी गुड रिलेटिव टू अ यूएस गुड। एक पाकिस्तानी गुड और यूएस गुड के दरमियान कंपेटिटिवनेस को किया गया है रियल एक्सचेंज रेट के ऊपर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था जस्ट एक्सचेंज रेट पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे आके एक और पॉइंट आ गया कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट, दो किस्म के एक्सचेंज रेट हमारे पास आ रहे हैं। तो जो हमने पहले पढ़ा था कि हमारे मुल्क में जो डॉलर की कंडीशन है कि एक डॉलर कितने रुपये से मिल रहा है, या इसको कहते हैं ये आपके पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। ठीक है, द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज़ द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका ये मतलब है कि आपके $1 दे के कितने रुपए हासिल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। अब इसको रियल एक्सचेंज रेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए ये वाला फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो इस फार्मूले में क्या चीज़ बताई गई है, इस फार्मूले में आपके पास है रियल एक्सचेंज रेट आपके पास इक्वल हो जाता है पीएफ डिवाइडेड बाय पीडी। पीएफ का मतलब है प्राइस ऑफ रीजन और पीडी का मतलब है प्राइस एट डोमेस्टिक मल्टीप्लाई बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट। तो प्राइस एट फ्रीजन क्या होगी कि आपके पास उसी चीज़ की कीमत जो बैर होगी, और प्राइस एट डोमेस्टिक उसी चीज़ की कीमत आपके पास आपके मुल्क में क्या है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की मदद से हम रियल एक्सचेंज रेट को निकाल सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट आपके पास है जब पी ऑफ गोज़ अप, जब आपके पास प्राइस ऑफ फ्रीजन ज़्यादा हो जाती है, फ्रीजन में उस चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाती है। फॉर अ गिवन एक्सचेंज रेट ऑफ आवर कंपेटिटिवनेस गोज़ अप एज पाकिस्तानी गुड्स। जब बैर की चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाएगी और हमारी उसके मुकाबले में कम हो जाएगी, तो हमारी चीज़ जो है वो बैर की चीज़ के मुकाबले में सस्ती हो जाएगी और इस तरह हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये बताया जा रहा है नेट एक्सपोर्ट रेट डिप्रिशिएट। जब आपके पास नेट एक्सचेंज रेट नेट एक्सचेंज रेट जब आपके पास डेप्रिशिएट कर जाता है, यानी कि डॉलर सस्ता हो जाता है। जब डॉलर सस्ता हो जाता है तो फिर इसके मुकाबले में क्या चीज़ होती है, फिर आपके पास जो आपके पास प्राइस ऑफ डोमेस्टिक है और प्राइस ऑफ रीजन है, ये आपके पास पाकिस्तानी चीज़ें वहाँ पे बैर की मार्केटों में सस्ती हो जाती हैं और इस तरह आप मज़ीद वहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जानी है। तो ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं कि आपकी एक्सपोर्ट को ज़्यादा करने के लिए आप या तो आपकी प्राइस ऑफ रीजन आपके पास इंक्रीज़ होनी चाहिए, बैर की कीमत ज़्यादा हो जाए, या आपके पास जो डॉलर का रेट एक्सचेंज रेट है नॉमिनल एक्सचेंज रेट वो आपके पास डेप्रिशिएट कर जाए। अब इसके मुकाबले में उलट कहता है अगर आपके पास डोमेस्टिक प्राइस अगर आपके पास ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उसमें इंक्रीज़ हो जाता है,
तो इसमें आगे कहता है इफ़ PF फॉल्स, ठीक है। तो अगर डोमेस्टिक प्राइस अब आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो अगर आप प्राइस ऑफ रीजन जो है वो फॉल्स कर जाती है तो फिर क्या होगा, प्राइस रियल एक्सचेंज रेट आपका फॉल कर जाएगा, ठीक है, कंपेरेटिव फेल हो जाएगी और रियल एक्सचेंज रेट आपका फॉल हो जाएगा और आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो नेट एक्सचेंज रेट को लाजमी ये कह रहे मस्ट बी एडजस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इस किस्म के एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को आपने अच्छे से करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज 10% इन यूके, किसी चीज़ की कीमत यूके में 10% ज़्यादा हो गई है और जापानी करेंसी आपके पास अप्रिशिएट कर गई है, वो आपके पास मतलब ज़्यादा हो गई है। अप्रिशिएट का हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट लेसन में, तो वो भी 10% इंक्रीज़ हो गई है। तो इसके मुकाबले अब होगा क्या, अब जो यूके के लोग हैं ना, जो यूके के लोग हैं उनके लिए अब क्या होगा कि आपके पास उनके लिए आपके पास उस चीज़ की कीमत उतनी ही रहेगी, लेकिन यूके के लोगों के लिए वो आपके पास 10% इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन जापान के लोगों के लिए उस चीज़ की कीमत उतनी रही है क्योंकि उनकी जो करेंसी थी ना वो तो 10% अप्रिशिएट हो गई है। अब एक चीज़ की कीमत 10 गुना महंगी हुई है और आपकी करेंसी भी 10% इंक्रीज़ हो गई। जैसे यहाँ पे जापान की करेंसी 10% इंक्रीज़ हो गई है, तो जापान के लोगों के लिए उस चीज़ की कीमत उतनी रहनी है। लेकिन यूके की करेंसी ने तो अप्रिशिएट नहीं किया ना, तो यूके के लिए लोगों के लिए वो चीज़ है 10% महंगी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टर है और उसके पास 60 रुपीज़ है, ठीक है, और वो अब देखता है कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूँ या फ्रीजन में इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे ये सारा फिनोमेना दिया गया है। पाकिस्तान में आप देखें इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, 10%। तो अगर पाकिस्तान में वो 60 रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा तो उसको वापस कितने मिलेंगे, 66 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10% इंटरेस्ट रेट है। और अगर वो यूएसए में वही 60 रुपीज़ जो है वो वहाँ जाके इन्वेस्ट करता है तो यूके में सबसे पहले तो उसके 60 रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट होंगे और उसके पास $1 बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब $1 के ऊपर यहाँ पे 3% इंटरेस्ट रेट है तो उसको मिलेंगे $1.03 वापस मिलेंगे। तो 1.03 को जब आप रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे ना तो आपके पास उसको मतलब इन्वेस्ट करने के बाद उसको पैसे मिले हैं 61.8 रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे पाकिस्तानी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, ठीक है, यूके की निस्बत। तो अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। जब दो कंट्री में से जिसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा और बाकी चीज़ें कांस्टेंट रहें तो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे वो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन अब नेक्स्ट कंडीशन आ गई है, अब पाकिस्तानी करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। अब सेम वही कंडीशन है कि 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं, तो अगर पाकिस्तान में वो 60 रुपीज़ इन्वेस्ट करेगा तो उसको कन्वर्जन की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। 10% इंटरेस्ट रेट के साथ उसको 66 रुपीज़ सेम ऐसे ही मिलेंगे। लेकिन अगर वो यूएस में इन्वेस्ट करता है, यूएस में जब इन्वेस्ट करेगा तो पहले उसके पास कन्वर्जन होगी। जब उसने इन्वेस्ट किया है उस वक्त उसके 60 रुपये के बदले उसको $1 मिल गया है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 3% था, तो इंटरेस्ट रेट की वजह से उसको वापस मिले हैं 1.03 डॉलर मिले हैं। तो अब उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 10% वो डिप्रिशिएट कर गई है, यानी कि अब पाकिस्तानी जो है डॉलर 66 रुपीज़ भी चला गया है। तो जब वो अब डॉलर को कन्वर्ट करेगा ना रुपीज़ में तो उसको 67.08 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू कम हो गई है और डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो अब देखें, अब यूएसए में इंटरेस्ट रेट तो कम था लेकिन पाकिस्तानी करेंसी की डिप्रिशिएट करने की वजह से अब यूएस में जो है वो इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कितना डिप्रिशिएट रेट हो और कितना इंटरेस्ट रेट हो तो कब किस मुल्क में इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। इस फार्मूले की मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके पास कितना इंटरेस्ट रेट हो और
आपकी वैल्यू कितनी डिवेल्यूट कर रही हो तब जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ID आपके पास डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, IF आपके पास फ्रीजनल इंटरेस्ट रेट है, और डेल ई और स्मॉल ई आपके पास एक्सपेक्टेड डेप्रिसिएशन है, कि जो आपको नज़र आ रहा है कि इस मुल्क की करेंसी इतनी डी वैल्यू कर सकती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट 13% है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 13% है, फरीजन में आपको 3% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो 10% डेप्रिशिएट कर सकती है। तो ये दोनों को ऐड किया तो 30% बन गया, और डोमेस्टिक में पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 30% था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इफ़ अगर कंडीशन नंबर 1 है आपके पास कि अगर आपके पास डोमेस्टिक जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्रीजन एक्सचेंज फ्रीजन इंटरेस्ट रेट प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन और फ्रीजन एक्सचेंज रेट दोनों से मिला के अगर आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अगर आपके पास कम हो जाता है, फ्रीजन एक्सचेंज रेट प्लस आपके पास डेप्रिसिएशन, तो फिर आप USA में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको अगर आप खुद से राइट करेंगे कभी के ऊपर तब जाके ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला टॉपिक था करंट अकाउंट डेफिशिएंट। तो करंट अकाउंट डेफिशिएंट आपका कब होगा? करंट अकाउंट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैन ऑर्डर एंड मेंटेनेंस टू लॉन्ग टर्म्स। तो बाकी यहाँ पे सेम वही कंसेप्ट है विड्रॉल और इंजेक्शन का, तो यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास हाउ टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिशिएंट। करंट अकाउंट डेफिशिएंट को रिड्यूस कैसे करें? डेवल्यूशन कैन हेल्प इन दिस रिगार्ड। डेवल्यूशन काज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट। तो इसका ये है कि जब आपने करंट अकाउंट को डेफिशिएंट बनाना हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि आप अपनी रुपीज़ की वैल्यू कम कर दें, डॉलर को महंगा कर दें, तो इसके लिए फिर इसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगी और इंपोर्ट कम हो जाएंगी। ठीक है, ये 1970 में किया गया था पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे ये कहता है कि ये पॉलिसी हर जगह रिकमेंडेड नहीं है। हो सकता है कि जैसे अब पाकिस्तानी करंट पोजीशन की मिसाल है कि आपकी रुपीज़ की वैल्यू तो कम होती जा रही है लेकिन आपके पास एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, तो आप एक्सपोर्ट कैसे पड़ेगी? हम कोई चीज़ पैदा ही नहीं कर रहे तो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ सकती हैं? ठीक है, तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये हर कंडीशन में ये वैल्यू आपका ये जो कानून है ये इम्प्लाई नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ये इनके चीज़ों की प्रोडक्शन ठीक हो तो फिर अगर आप अपने रुपीज़ की वैल्यू कम कर दें और डॉलर का रेट ज़्यादा कर दें तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास करंट अकाउंट जो है वो डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ तक था लेक्चर नंबर 37। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।